इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसको समझेंगे। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे इस वीडियो का ये वाला पार्ट स्किप कर दें क्योंकि वो सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन पार्ट को स्किप करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस पार्ट को स्किप करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा और अगर स्किप नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। अब फायदा कैसे होगा, देखिए आपको जो भी एक्सरसाइज मिलती है इस चैप्टर की हो या फिर किसी दूसरे चैप्टर की हो, आपको एक्सरसाइज के पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं और उन कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और इसका एक और फायदा ये है कि जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो उन क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाएंगे। तो इसीलिए आप एक्सरसाइज को करने से पहले उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये वाला पार्ट स्किप करना है या फिर देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब इसको समझने से पहले आपको दो चीजें और पता होना चाहिए। क्या? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका यूज आधारभूत प्रमेय में होना है। तो देखिए, भाज्य संख्याएं और दूसरा हमें पढ़ना है अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या होती है, ये तो आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ के आ चुके हैं। देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती है, उससे पहले हम अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड निकलते हैं। क्या बोला? जिनके केवल दो गुणनखंड हो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अभी कैसे एग्जाम्पल में समझिए। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल में 5 दिया। अब 5 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 5 का एक गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा 5 खुद होगा। तो देखिए 5 के कितने गुणनखंड हो गए? 5 के कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। मतलब जो 5 है वो कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए 7 है ना, तो 7 किसके किसके टेबल में आएगा? 7 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो यहाँ पर 7 भी क्या हो गई? एक अभाज्य संख्या। आपने किसकी एक और डेफिनेशन पढ़ी होगी ना कि ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन है इसकी। आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा गुणनखंड निकलते हैं तो फिर वो कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्याएं, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर निकलते हैं तो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 16 ले लिया। ठीक है, अब 16 किससे कटेगा? देखिए 16 एक तो 1 से कटेगा, दूसरा 2 के टेबल में भी आता है, 2 से भी कट जाएगा, फिर 4 से भी कट जाएगा, फिर 8 से भी कट जाएगा और 16 से तो कट ही जाएगा। तो इसके देखिए कितने सारे 5 गुणनखंड निकल आए इसके। तो अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड निकलते हैं तो वो संख्या कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गई आपको? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके देना है। आपका क्वेश्चन ये है कि जो 20 है, ये संख्या 20 ये भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये कैसी संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अद्वितीय अर्थात यूनिक होता है।
तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए हमने पहले भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं समझी। अब हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई है, ये भाज्य संख्या है। 30 कैसी संख्या होगी? भाज्य। क्यों? क्योंकि 30 के 2 से ज्यादा गुणनखंड निकलेंगे, क्योंकि 30 एक तो 30 से कटेगी, दूसरा 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 15 दूनी 30 होता उससे भी कटेगी, बहुत सारे फैक्टर निकल आएंगे इसके, है ना। तो ये क्या हो गई? एक भाज्य संख्या। तो इसका हम करेंगे अभी फैक्टर। तो ये देखिए अभाज्य संख्या से करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। अच्छा, तो यहां पर 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 5 15 और फिर ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 आएगा। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 ये हमने लिख दिया। ये देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो हमें ये मिली थी भाज्य संख्या, और इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यही हमसे प्रमेय में कहा गया था। अब आगे कहा गया है कि यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय का मतलब क्या है? देखिए हम 30 को 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखे हैं। अभी यहाँ पर हम क्या 30 को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 5 गुणा 2। यहाँ पर कितने 3 था? 1। तो यहाँ पर भी 3 1 है, यहाँ पर भी 5 1 था तो 5 लिख दिया, और 2 था तो 2 लिख दिया। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ये तरीका भी सही है। तो मतलब कहने का कि आप इसके क्रम को, अभाज्य संख्याओं का जो क्रम होगा उसको आप इधर उधर कर दें अगर, तो उससे क्या होगा? इसके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आंसर इसका होगा वही आंसर इसका होगा, है ना। तो यही कहलाता है गुणनखंड का अद्वितीय होता है। मतलब अद्वितीय होने का मतलब है कि आप चाहे ऐसे गुणा कर लें और चाहे ऐसे गुणा कर लें, ठीक है ना, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यही आपका अद्वितीय तरीका होता है। तो आपको ये प्रमेय समझ में आ गई होगी। अभी आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जब हमने भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ी तो उसमें हमने ये नहीं समझा कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये केवल एक संख्या है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके कम से कम 2 गुणनखंड तो निकलने ही चाहिए। कितने? 2 गुणनखंड निकलना चाहिए। अब देखिए एक है, एक का गुणनखंड निकालिए। एक किससे कटेगा? एक से ही कटेगा, और तो किसी से नहीं कट सकता। तो एक के कितने गुणनखंड निकले? ओनली एक ही गुणनखंड निकला ना। तो जब तक 2 गुणनखंड नहीं निकलेंगे तब तक वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 2 से ज्यादा जब गुणनखंड होते तब भाज्य कहलाती है। तो ये तो जब अभाज्य ही नहीं है, यानी 2 ही गुणनखंड नहीं है, तो 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में साइड में लिख लीजिएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो अभी हमने आधारभूत प्रमेय पढ़ी ना, तो देखिए उसमें भी यही कहा गया था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में गुणनफल में लिख सकते हैं। तो देखिए हुआ ना ये उसी से रिलेटेड, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें है 140। इसको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इस तरह से हम गुणनखंड कर लेंगे 140 के।
तो ये सम संख्या है इसलिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या है ना, तो 2 सत्ते 14 और 0, फिर किससे जाएगा, 2 से फिर चला जाएगा, 2 त्रिक 6, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10। अभी ये 5 से जाएगा तो 5 सत्ते 35 और फिर 7 से चला जाएगा तो 7 एकम 7। तो देखिए 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब देखिए यही क्या हो गया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिखकर दिखा दिया। अब देखिए इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ क्योंकि उसका हम अगले क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको पावर के रूप में या घात के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते, यहाँ पर 2 का गुणा कितनी बार हो रहा, 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और गुणा में 5 और गुणा में 7, ये हमने वैसे ही लिख दिया। तो ये इस तरीके से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। इस चीज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 156 दिया गया हमें, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 156। अब ये 6 क्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा तो 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा तो 2 त्रिक 6, 1 बचेगा तो 2 नाम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब ये 13 से जाएगा तो 13 एकम 13। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देखिए यहाँ पर 2, 3 और 13 ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हमने दिखा दिया इसको। अब इसके बाद इसको लिख कैसा सकते, यहाँ पर कितने 2 हैं, 2, तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, इस तरीके से लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया है 3825, तो यहां पर हम 3825 का भी गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि 5 है तो ये अभी 2 से तो नहीं जाएगा, तो अगली संख्या 3 है उससे चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा तो 15, तो 3 पांचे 15। अब ये 3 से फिर चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा तो 3 पांचे 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा तो 5 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 17 से जाएगा तो 17 एकम 17। तो अब इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको भी हम इसी तरीके से घात के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 का 2 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 2 गुणा 5 का भी 2 बार गुणा हो रहा है तो 5 की घात 2 गुणा 17 एक ही बार है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें दिया गया है 5005। अब देखिए यहाँ पर इकाई के अंक में 5 है तो ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। अब ये 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इकाई के अंक में ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये अब जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा तो 7 3 21। अब ये 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14, तो फिर 3 तो बच जाएगा, मतलब 7 से नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 11 से, तो 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा तो 11 3 33 और 13 से चला जाएगा तो 13 एकम 13। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख देंगे इसी तरह से, ये 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए यहाँ पर तो 5 भी 1 है, 7 भी 1 है, 11 भी 1 है और 13 भी 1 है, तो फिर इसमें तो हम पावर के रूप में कुछ भी नहीं लिख सकते, तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी देख लेते हैं।
अब देखिए ये किससे जाएगा, ये आपका सीधे 17 से जाएगा, उसके पहले ये किसी भी संख्या से नहीं जा सकता है। तो 17 से जाएगा, 17 चौको 68, 6 बचेगा तो 17 3 51, फिर 11 बचेगा तो 11 और 9 119 हो गया, तो 17 सत्ते 119। अब ये जाएगा 19 से, 19 दूनी 38, तो बचेगा आपका 5, तो हो गया 57, 19 तिया 57। अब ये जाएगा 23 से, तो 23 एकम 23, तो इसको भी इसी तरह से लिख देंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। यहां पर भी सभी एक एक बार हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।